तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही खास रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सर ये जो लेक्चर है हमारा पूरा का पूरा वन शॉट है फॉर द डेथ ऑफ पार्टनर, हमारा जो एक चैप्टर है क्लास 12th का। करेक्ट है। चलिए, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है पार्टनरशिप लाइक चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब कि भाई हमारी जो पार्टनरशिप है वो एंड हो जाती है कभी भी अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, एज द केस में भी। ठीक है। बट जो फर्म होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है जी। इसका एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आता है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसमें आपको एक डिफरेंस दिखाया गया है कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप तब एंड पे आती है, तब डिसॉल्व हो जाती है जब ये सब में से कुछ भी हो। ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म कब एंड होती है? जब पूरा का पूरा फर्म ही डिसॉल्व हो जाए। ठीक है जी। यस। अब हु टुक शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन द रेशियो एज एग्रीड बाय देम। कि भाई जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं वो या तो पूरा का पूरा जो जो बंदा मर गया है, जो पार्टनर मर गया है, उसका शेयर उसका शेयर वो लोग ले लेते हैं। और किस रेशियो में? या तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर उनके बीच में जो भी रेशियो डिसाइड होता है उस रेशियो में। करेक्ट है सर? यस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर इज सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कि भाई खुद ही कह रहे हैं कि रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे लगभग लगभग चीज़ें सेम होती हैं, बट इसमें छोटे से दो डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलेंट्री इन नेचर एंड दस इट कैन बी प्लान्ड, वेयर एज डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी प्लान्ड। सही है सर? हाँ, इसका मतलब कि रिटायरमेंट तो प्लान करके ली जा सकती है, लेकिन डेथ तो अनसर्टेन होती है, कभी भी हो सकती है, प्लान नहीं किया जा सकता उसे। करेक्ट है। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू इज मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बट डेथ के केस में क्या होता है? डेथ के केस में तो पार्टनर चला गया भाई, उसको कैसे दें? ऊपर जाके देंगे क्या? नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम उसके एग्जीक्यूटर को, यानी कि लीगल हायर को, उसके लीगल हायर्स को हम पैसा देते हैं। करेक्ट है सर? यस। अब हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं? एडजस्टमेंट्स क्या क्या करनी होती हैं? जो भी हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो देखना होता है। करेक्ट है। देन उसके बाद अकाउंटिंग फॉर गुडविल, जो भी गुडविल है उसका जो शेयर बनता है उसको हमें देना होता है। और वो कौन देता है? वो रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं। किस रेशियो में? टेनिंग रेशियो में। यस सर। फिर एडजस्टमेंट्स फॉर रिवैल्यूएशन अगर कुछ है तो। फिर फिर उसके बाद फोर्थ आता है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से कुछ भी हमारी जो ऐसी चीज़ें जो कि ओल्ड ओल्ड बैलेंस शीट जो होती है वहाँ से बढ़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें। फिर डिटरमाइनिंग डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर टिका है। ठीक है। और अंत में आता है कि भाई उसको जो पैसा, उसके डिसीज पार्टनर को जो पैसा देना है वो हम कैसे कैसे देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, और विद इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है जी। यस। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले तो हम कहाँ पे आएंगे? मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा सा जो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको भूल गए होंगे तो फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना जी। तो देखिए, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है सर कि हमारी अगर कोई भी जो एसेट होती है, अगर कोई भी एसेट होती है तो वो एसेट अगर कम हो रही है, एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो भी हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। और अगर अगर कोई हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है तो उसको भी हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे। करेक्ट है? यस। देन उसके बाद अगर 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 हमारी कोई एसेट है जो बढ़ रही है तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे। अगर कोई हमारी लाइबिलिटी है जिसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसको भी हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे। एंड अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पाई जाती है तो उसको भी हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं? उसको भी हम करते हैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अब इसको मैं समझाने के लिए बहुत एक सिंपल तरीका याद रखवाता हूँ हमेशा। क्या? कि अगर हमें फायदा हो रहा है, अगर हमें किसी भी रूप में फायदा हो रहा है, क्यों सर? देखो, एसेट्स बढ़ेंगी तो फायदा होगा, हाँ या ना? एसेट्स बढ़ेंगी तो फायदा होगा, हाँ या ना? एसेट्स बढ़ रही हैं तो फायदा होगा, लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो भी फायदा होगा, या फिर अगर कोई हमारी एसेट थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था अब हमें पता चला तो वो भी हमारे लिए फायदा है। हाँ। तो अगर किसी भी रूप में फायदा हो रहा है तो वो किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड पे। और अगर किसी भी रूप में हमें नुकसान हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे। करेक्ट है। अब अगर बैलेंस इस तरफ बचता है तो उसको वो क्या कहलाता है? गेन टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी से। करेक्ट है। और अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो वो क्या कहलाता है? लॉस। करेक्ट है। यस सर। फिर इसके बाद हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं। ओपनिंग बैलेंस के बाद अगर कोई रिजर्व होता है ओल्ड बैलेंस शीट में तो वो आता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड पे तो वो आता है। रिवैल्यूएशन में अगर गेन हुआ है हमें तो वो गेन आएगा यहाँ पे। और ये आती है गुडविल का ट्रीटमेंट, ये आता है गुडविल का ट्रीटमेंट इन कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। ठीक है सर? यस। हाँ।
अब उसके बाद अगर कोई ओल्ड गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में, अगर कोई ओल्ड गुडविल दे रखी है हमें क्वेश्चन में तो वो आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस अगर दे रखा है एसेट साइड पे तो वो आएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है तो वो आता है। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस हुआ है तो वो आएगा। करेक्ट है। अगर कोई पार्टनर है जो एसेट लेके चला गया हमारी, अगर कोई पार्टनर हमारा एसेट लेके चला गया तो वो आता है। और ये गुडविल का ट्रीटमेंट बस। और अंत में आता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स का। ठीक है जी। अब डेथ के केस में क्या होता है, डेथ के केस में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहाँ पे चला जाता है, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर किस नाम से आता है, यहाँ पे आता है टू, फॉर एग्जाम्पल जेड अगर जा रहा है तो टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। करेक्ट है, यस सर। तो अब डेथ के केस में क्या होता है, डेथ के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर क्वेश्चन ने पूरा पूरा मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमें तीनों पार्टनर का पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन ज्यादातर केसेस में डेथ के क्वेश्चंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो डिसीज पार्टनर है उसका ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट मांगा जाता है, उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मांगा जाता है। ठीक है। तो अब क्योंकि उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मांगा गया है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी अकेले में क्या क्या चीजें आती हैं वो देख रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि पार्टनर पार्टनर को हमें अलग से प्रॉफिट भी देना होता है उस जब जिस दिन में वो मरा है उस दिन तक का। ठीक है ना। तो कई चीजें थोड़ी सी चीजें जो है बदल जाती हैं, जैसे सुनिएगा। अब सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस, उसका करंट अकाउंट का अगर कोई बैलेंस होता है तो वो करंट अकाउंट का बैलेंस। अब अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा था, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा था फर्म को, अब वो फर्म को जो लोन दे रखा था, अब लोन क्या, वो फर्म क्या करेगी, फर्म वो वापस चुकाएगी। तो उसके लिए वो, अगर अगर हमें प्रॉफिट लॉस दे रखा है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे तो वो आता है यहाँ पे। अगर कोई रिजर्व है तो वो आएगा। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में बहुत बहुत लंबी चर्चा होगी हमारी। इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चंस भी करेंगे छोटे छोटे, और अंत में एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है। और अगर किसी ने अभी तक लाइक नहीं करा इस वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फटाफट से। करेक्ट है। और आपको पूरी की पूरी 12th की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर से जरूर जाकर चेकआउट करिएगा। और ये जो मैं पूरा का पूरे जो मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स भी आपको, और पूरे पूरे जो भी चीज़ें मैं लिखूंगा वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिलेगा, वो लिंक जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की कहानी मैं बाद में बताऊंगा पूरी। ठीक है जी। चलिए। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है बाय IOC के नाम से। करेक्ट है। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अगर उसको पार्टनर को हमें सैलरी या कमीशन देना है तो वो सैलरी और कमीशन आएगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद लोन टू पार्टनर बोले तो कि भाई अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ था तो अब उससे हम ले लेंगे ना वो पैसा, अब उससे हम ले लेंगे पैसा, तो वो वाला पैसा। ठीक है जी। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपको लॉस दे रखा था प्रॉफिट लॉस के नाम से, ओल्ड गुडविल होगी तो वो यहां पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका शेयर। ये देखो 4 आइटम ऐसे हैं, 1 2 1 2 और 3 और 4। ये 4 आइटम ऐसे हैं जहां पे आपको उसका पर्टिकुलर शेयर निकाल के फिर यहाँ पे अमाउंट लिखने होते हैं। ठीक है। अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में अगर लॉस हुआ है तो उसका शेयर, अगर कोई ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो सारा अमाउंट। अंत में हमारे पास क्या आता है, टू डिसीज पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी। ये हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है सर। ये क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर। अब इसके लिए एंट्री कर रहे थे हम। एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। करेक्ट है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो बैलेंस बचता है ना, कि हमें जो अमाउंट इसको पे करना है, वो पेएबल जो नेट पेएबल जो अमाउंट होता है वो हम इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और एग्जीक्यूटर को हमें पे करना होता है। क्यों, क्योंकि भाई ये व्यक्ति जो है वो तो चला गया ना, वो तो मर गया। ठीक है। अब वो नहीं रहा तो अब उसको ऊपर जाके तो पैसा देंगे नहीं भाई हम, है ना। तो हम किसको देते हैं, उसके लीगल हायर्स को पैसा देते हैं, उसके एग्जीक्यूटर को पैसा देते हैं। ठीक है सर, यस। अब जो अमाउंट हम पे करते हैं उसको हम 2 तरीके से पैसा पे कर सकते हैं। एक होता है लमसम, और एक होता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर। और इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है इंटरेस्ट भी लगता है, जिससे आपको डर भी लगता है ना। वो जो एक एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है जब मर्जी, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी इंक्लूड करके एंट्रीज करनी होती हैं, आपको सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। तो वो वाला क्वेश्चन भी इस वीडियो में है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है सर, यस। तो केस 1, जब हम पूरा का पूरा पैसा लमसम में दे रहे हैं, ठीक है सर, तो लमसम में दे रहे हैं तो केस 1 पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। करेक्ट है, यस। अब केस नंबर टू थोड़ा इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से सारी बातचीत थोड़ी अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा।
केस नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन अमाउंट पेएबल टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, सच अमाउंट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब भाई ये सारा का सारा जो पैसा है ये हमें इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं और अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सही है सर? यस। अब सबसे पहली एंट्री जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वही सेम, ये जो यहाँ पर हमने करी वही सेम एंट्री होती है यहाँ पे ट्रांसफर करने की। ठीक है जी। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट ड्यू करते हैं मतलब कि भाई जो भी अमाउंट उसको पेएबल है तो जितना पेएबल है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनता है वो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे सबसे पहले तो। अब इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। करेक्ट है? यस सर। फिर थर्ड एंट्री आती है हमारे पास पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कि भाई जो भी उसका इंस्टॉलमेंट बनता है उस साल में उसको हम जो पे कर रहे हैं। ठीक है जी। तो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। करेक्ट है? यस सर। चलिए अब जो हमारी मेन कहानी आती है वो आती है प्रॉफिट, प्रॉफिट को लेके। ठीक है। अब प्रॉफिट को लेके क्या होता है देखिएगा, सुनिएगा। प्रॉफिट जो है हमारा वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। प्रॉफिट जो है हमारा वो दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस और एक एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। ठीक है सर? ठीक है। तो सबसे पहले सुनिएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ ऑफ द ऑफ फर्म। ठीक है। ये जो प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं ये प्रॉफिट किसका है, ये पूरी की पूरी फर्म का है। अब ये कब लगता है, ये तब लगता है जब हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे हमें प्रॉफिट निकालना हो, उसके जो डिसीज पार्टनर है उसका। ठीक है, उसका शेयर निकालना हो तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालना है तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तारीख तक वो जिस तारीख पे वो मरा है तो उस तारीख तक का हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 जुलाई को मरा। ठीक है, वो 1 जुलाई को मरा तो अप्रैल से लेके जुलाई तक, 1 जुलाई तक, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। तो हमें पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर 3 महीने का इस साल का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। तो उसके बाद वो कैसे निकलेंगे, वो कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर का पूरा प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ मंथ्स टिल डेथ कि भाई जब तक वो मरा है उस तारीख तक कितने महीने हुए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन में 12। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जिस तारीख पे वो मरा उस तारीख तक का प्रॉफिट। ठीक है। फिर उसका हमें क्या चाहिए, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट टिल डेट इनटू में हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट है? यस और नो? यस सर। उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका शेयर मिल जाएगा कि हमें उसको कितना पैसा देना है प्रॉफिट के नाम का। करेक्ट है? यस सर। हम सारी कहानी किसकी कर रहे हैं, प्रॉफिट की। ठीक है? यस सर। अब दूसरी कहानी आती है हमारे पास, ये क्या आता है, एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। टर्नओवर का नाम, दूसरा नाम क्या होता है, सेल्स होता है सर, सेल्स। ठीक है। हाँ। अब सेल्स बेसिस पे मतलब क्या है सर, सेल्स बेसिस का मतलब है कि हम टर्नओवर के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से जो हमारी सेल्स हुई है साल भर की, पिछले साल और इस साल की, दोनों को कंसीडर करते हुए हम अपना क्या निकालते हैं, जो व्यक्ति मर गया उसका प्रॉफिट निकालते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट है? तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं इसको बढ़ाना चाहूंगा, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, इसको निकालते हैं सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट उठाने का, लास्ट ईयर का प्रॉफिट उठाने का। ठीक है, अपॉन में लास्ट ईयर का सेल उठाने का, सेल्स इनटू में जो हमारी सेल्स हुई है इस टाइम की, इस साल में जब तक वो मरा है उस टाइम तक की जो सेल्स हुई है वो उठाने का। ठीक है, इनटू में हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे आपको, इस पूरे फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा कि आप कि भाई उसको कितना हमें पैसा देना है प्रॉफिट के नाम का, उसका कितना शेयर बनता है प्रॉफिट में। ठीक है। हाँ, लेकिन सर ये रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स क्या लिखा हुआ है आपने, ये क्या होता है, ये है सर लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल्स। ये तो सेम सा है, इनटू में 100 आ गया बस। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये कुछ नहीं है, बहुत ये अलग से एक टॉपिक भी ये लिखना भी नहीं था मेरे को, मैंने तो बस ऐसे ही लिखा है। वो क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है आपको, एमसीक्यूज में आपको पूछ लिया जाता है एज इट इज कि भाई आप बताइए रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकाल के बताइए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है और सिंपली आपको रेट निकाल के दे देना है। ठीक है ना, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं। देखो अब इसका यूज कैसे करते हैं हम अपने क्वेश्चंस में, वो सुनना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने रेट निकाल लिया पहले अलग से। अब रेट निकालने के बाद हमने क्या करा, जो हमारी इस साल की सेल्स थी जब तक वो मरा उससे हमने उसको क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, उस साल का जब तक वो मरा उतना प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा कि उसको कितना पैसा पे करना है मुझे। करेक्ट है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। फिर से सुनो एक बार, फिर से सुनो।
क्या बोला मैं, क्या बोला कि भाई ये क्या है, ये रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स है। इसका मतलब कि भाई जितने टाइम तक वो मरा, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 जुलाई की बात हो रही थी, तो 1 जुलाई मेरे एग्जांपल में, तो 3 महीने के लिए वो 3 महीने के बाद वो मरा साल शुरू होने के, है ना। अब मेरे को साल शुरू होने के 3 महीने बाद तक की मेरे को सेल्स तो पता है, ठीक है, लेकिन मेरे को प्रॉफिट नहीं पता है, प्रॉफिट कैसे निकालूं। तो इससे मुझे क्या पता चल जाता है कि पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था मेरी सेल्स के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 20% का प्रॉफिट था मेरी सेल्स के मुकाबले में, ठीक है जी। तो अब इस साल भी मैं यही मान के चल रहा हूं कि मेरी इस साल की सेल्स का 20% मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। तो उतना प्रॉफिट मिल गया, वो 3 महीने का प्रॉफिट मिल गया। अब वो 3 महीने के प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके शेयर से, ताकि हमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पता चल जाए कि उसका शेयर कितना बनता है हमारे प्रॉफिट में। बस इतनी सी कहानी है, बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी एक चीजें आती हैं, क्या देखिएगा। अब क्योंकि डेथ जो है वो साल के दौरान हो जाती है, साल के ड्यूरिंग द ईयर हो जाती है, तो अब उस केस में हमें देखना पड़ता है, उस केस में हमें देखना पड़ता है कि भाई शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, सॉरी ये गलती से लिखा गया है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि हमारे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये केस, और अगर कर रहे हैं तो ये केस, ठीक है। अब सर ये सब क्या, ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं शायद, ठीक है। तो सुनो भाई, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल चीज़ है। क्या, अगर अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर रखी हैं, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करी हैं, ठीक है ना, जब डेथ हो रही है तो उस टाइम पे अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करी हैं, तो उस टाइम पे आपका सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है। उस टाइम पे आपका सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है, मतलब एक नकली इमेजिनरी अकाउंट ओपन करा जाता है, आपको सारी की सारी एंट्रीज को यूज करने के लिए, या फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर तो बना नहीं रहे, लेकिन हमें एंट्री तो पास करनी है, हमें तो दिखाना है कि हमने उसको प्रॉफिट दिया है। अब क्या पूरी उसके लिए प्रॉपर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता। जब भी कोई मरता है तो उसके चक्कर में हम पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते उस वक्त, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई हैं। अगर अगर हाँ तो ये वाला केस, अगर नहीं तो ये वाला केस, ठीक है। अब सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या माने, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हमें क्या मान के चलना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई गई हैं, क्या नहीं बनाई गई हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी दो केस और आते हैं। केस वन क्या कहता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स डो नॉट चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स है, क्या उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या चेंज करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो ये केस, और अगर करी है तो ये केस। तो इन टोटल मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 4 केस हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुई है और रेशियो भी चेंज नहीं हुआ। दूसरा केस क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज नहीं हुई है, प्रिपेयर नहीं हुई है, और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका रेशियो चेंज हुआ है, ठीक है, यस सर। चौथा केस क्या है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई हैं और मगर जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, हाँ। और फोर्थ केस क्या आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई हैं मगर उनके बीच जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमारे 4 केसेस बनते हैं। अगर मैं बोलूं एक सिंपल बात करने के लिए, क्योंकि वन शॉट है, मैं आपको छोटा सा टिप दे रहा हूं, क्या कि भाई ये वाला केस नहीं आता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये वाला केस नहीं आता, तो इसको आग बंद करके छोड़ के जा सकते हो मेरी तरफ से, ठीक है ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब ये मत कह देना बाद में कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हो, नहीं नहीं आता, नहीं आता, ज़्यादातर नहीं आता। अब आ गया गलती से, तुम्हारी किस्मत ही खराब हो तो मैं नहीं कर सकता कुछ भाई, ठीक है। तो आर नॉट प्रिपेयर्ड और डो नॉट चेंज। अब एक और चीज़, एक और अजम्पशन, क्या कि सर अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया हो, क्वेश्चन में बोला गया हो कि भाई आपको प्रॉफिट बांटना है, अब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला गया हो, हमें कुछ ना बताया गया हो कि स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं या नहीं की गई हैं, और उनके बीच का जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुई हैं और उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज नहीं हुआ है। और वो चेंज तो तभी होगा ना जब क्वेश्चन बोलेगा स्पेसिफिकली कि हाँ हमने ये, अब जो एग्रीड रेशियो है वो उनके बीच में ये है। अगर वो दे ही नहीं रखा, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो डो नॉट चेंज, ठीक है, हाँ पक्का, यस। अब अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा,
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यस सर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉस। अगर लॉस हुआ तो क्या, अब लॉस हुआ तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब सर ये किसका मतलब क्या हुआ पूरा बता दीजिए फटाफट से। अब देखो, अब क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो मतलब उसका उसके कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या करा, क्रेडिट करा। ठीक है, और उसके बदले डेबिट करने के लिए जब कुछ नहीं है तो हमने क्या करा, एक इमेजिनरी अकाउंट ओपन करा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हाँ सर, हाँ। फिर उसके बाद बात आती है लॉस के लिए। अब क्योंकि लॉस है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इसी वजह से हमने उसके अकाउंट को क्या करा, डेबिट करा। समझ आ गया सर, यस। तो और उसके अगेंस्ट में हमने क्रेडिट पे क्या खोला, ओपन करा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यस सर, यस। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारे लिए इमेजिनरी अकाउंट है, लेकिन इसको दिखाना तो बुक्स में पड़ेगा ना। अब ये बुक्स में एक तो ऐसे दिखेगा ही दिखेगा हमारे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और दूसरा ये क्या होता है हमारे लिए, एसेट होता है, और ये क्या होता है हमारे लिए, लाइबिलिटी। ठीक है सर। अब अगर 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 क्वेश्चन में जो हमारे पार्टनर्स है, बचे हुए जो पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो अगर रेशियो चेंज करते हैं आपस का, अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज कर रहे हैं, डू चेंज, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट हट जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि भाई जो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और जो डिसीज पार्टनर है उसके अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसीज पार्टनर है वो हाथ के हाथ पैसा दे देते हैं अपने गेनिंग रेशियो में। ठीक है जी, वो अपना हाथ के हाथ पैसा दे देते हैं गेनिंग रेशियो में। और अगर अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में हम उसके अकाउंट को, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले तो कि भाई उसके अकाउंट को हमने डेबिट करा और उनसे पैसा लेना है, किनको, गेनिंग पार्टनर्स को, तो हम उनके अकाउंट को इसी वजह से क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। करेक्ट है सर, यस। फटाफट से ये वाला केस भी देख लेते हैं, अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जा रही हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे, अब क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन किया जाता। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू सारी की सारी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों आया सर, इसका रीजन फटाफट से, बहुत छोटा सा रीजन है, फटाफट से सुन लो। क्या है रीजन ये है सिंपल सा सर, कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो तो सबका ही हिस्सा मिलना चाहिए ना, सबको ही मिलना चाहिए। वो तो हम इस यहाँ पर सिर्फ हम डिसीज पार्टनर को क्यों दे रहे थे, यहाँ पर हम डिसीज पार्टनर को सिर्फ इस वजह से दे रहे थे क्योंकि सिर्फ उसी को पैसा दे रहे थे, हम उसी के लिए अकाउंटिंग कर रहे थे, बाकी और किसी के लिए नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हमने पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ही रहे हैं तो सभी को दे रहे हैं पैसा, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सभी को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या करा, सारे के सारे पार्टनर्स को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर, और ऑल पार्टनर्स, लॉस के केस में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी सेम एंट्रीज आएंगी ऊपर जैसी, सेम एज अबाउ। ठीक है, यस, कंप्लीट पक्का। अब इसके ऊपर फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म, Z डाइड ऑन 31st May 2022, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death. Profits for the year ended 31st March 2020, 21, 22 were 18,000, 19,000 and 17,000 respectively. Correct है? Yes sir. Calculate Z's share of profit till his death and pass necessary journal entries for the same when A. Profit sharing ratio of the remaining partners do not change and profit sharing ratio of the remaining partners चेंजेस एंड न्यू रेशियो बीइंग 3:2। करेक्ट है सर, यस। अब इसका मतलब दो आपको केसेस दे रखे हैं भाई, कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर से प्रिपेयर करे गए हैं या नहीं करे गए हैं, तो इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए गए हैं। ठीक है, हाँ। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि भाई इन्होंने क्लियर कट बोला कि जो हमारा उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज नहीं हुआ, और दूसरे केस में उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। यस सर, ठीक है, यस सर। अब सबसे पहला केस ए केस
अब एक केस में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसका प्रॉफिट, उसका जो हिस्सा बनता है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, यस। अब उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्लियर कट बोला क्या, उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए उन्होंने बोला क्या कि भाई उनका उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो एवरेज बेसिस पे निकलेगा, एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है जी, हाँ। तो सबसे पहले तो हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है, अब एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 18,000, 19,000, 17,000। ठीक है सर, हाँ। अब इसका एवरेज अगर हम करें तो एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा, इसका टोटल आएगा 54,000, 54,000 अपॉन में 3, तो इसका आ जाएगा आंसर हमारे पास 18,000। यस सर। अब 18,000 तो आ गया सर, अब 18,000 के बाद क्या होगा, अब इसका इसका शेयर निकालना पड़ेगा हमें। 18,000 इंटू उसका शेयर कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, उसका शेयर हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पुराना दे ही नहीं रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे, इक्वली, इक्वली के हिसाब से उसका शेयर कितना बनता है 1/3, हाँ या ना, हाँ सर 1/3। ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है ये तो पूरे साल का है ना, ये तो पूरे साल का है, उसका वो उसका प्रॉफिट उसके टाइम के हिसाब से बनेगा ना, टाइम बेसिस के ऊपर। अब टाइम, अब ये मरा कब, ये व्यक्ति कब मरा, ये व्यक्ति मरा 31 मई पे, है ना सर। अब 31 मई पे यानी कि अप्रैल पूरा, मई पूरा, 2 महीने के बाद ये मरा है, तो 2 महीने का प्रॉफिट ही तो कंसिडर करा जाएगा। आंसर आ जाएगा 1,000। करेक्ट है, हाँ। अब एंट्री कैसे होती है, एंट्री अभी हमने पढ़ी एंट्री। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का केस है तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यस सर, हाँ। तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी, अमाउंट आ गया 1,000। करेक्ट है, यस। तो दिस इज केस ए, केस 1। ठीक है जी। अब केस बी की तरफ बढ़ते हैं। अब केस बी क्या है, अब केस बी में बोला गया आपको क्लियर सीधा सीधा कि भाई केस बी में बोला गया आपको कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो नया अब चेंज हो रहा है। ठीक है ना। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो न्यू PSR, न्यू PSR कितना है 3:2। यस सर। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था अभी, अगर रेशियो चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम गेनिंग रेशियो के अंदर में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो एंट्री कैसे होती है, एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर के लिए गेनिंग रेशियो भी तो पता होना चाहिए सर, है ना। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 3:2 हमारा न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो की क्वेश्चन में साइलेंट है, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो 1:1:1। ठीक है। तो गेनिंग कैसे निकालेंगे, गेनिंग, तो गेनिंग कैसे निकलती है, न्यू माइनस ओल्ड। अब सबसे पहले किसका निकालेंगे हम, एक्स का। तो हमारे रेशियोज आ गए 4:1। ठीक है ना, गेनिंग रेशियो कितना आ गया हमारा 4:1। करेक्ट है सर, यस। अब इस गेनिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, हम वो जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे तो कैसे आएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, प्रॉफिट तो हमारा था 1,000। अब इस 1,000 को हम क्या करेंगे 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम डिवाइड करने चाहें तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स का आएगा हमारा 1,000, तो एक्स का आ रहा है हमारा 800 और वाई का आ रहा है 200। तो अब यहाँ एंट्री कैसे हो जाएगी हमारी, एंट्री फटाफट से देख लेते हैं। तो एंट्री हो गई हमारी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 800, 200 और 1000। करेक्ट है, यस सर, ठीक है, ओके डन। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन छोटा सा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आभा, बीना एंड चंदा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। आभा डाइड ऑन 1st July 2023। The partnership deed provided that Abha's executors are entitled to her share of profit till the date of death, calculated on the basis of sales for the immediate previous year. Sales for the year ended 31st March 2023 was 12 lakh and the profit for the same year was 3 lakh. Sales shows
ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। अब सर ये लाइन जो है ये थोड़ी सी खतरनाक है, बच्चा यहाँ पे कर देता है गलती। सुनो सुनो ध्यान से सुनो। अब इसका मतलब क्या है, शोज अ ट्रेंड ऑफ 20%। लोग बच्चे समझते हैं कि भाई जो हमारी सेल्स है उसका 20% अब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी इस साल की जो करंट ईयर की सेल है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी 20% से बढ़ गई है, वो 20% से बढ़ गई है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 20% से सेल को अपनी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी हमें, दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी कि वो जो जितने टाइम का कब मरा था वो कब मरा, 1 जुलाई 2023 पे, यानी कि 1 2 3 3 महीने का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3 महीने का हमें सेल्स निकालना पड़ेगा, फिर सेल्स के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट का, ठीक है, फिर प्रॉफिट निकलेगा, फिर प्रॉफिट के ऊपर हम शेयर लगाएंगे और शेयर से हम क्या निकलेगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स सेम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, अब क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ऐसा बोला था कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे हैं या नहीं करे, नहीं, तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि नहीं करे हैं। दूसरी चीज़, क्या इस क्वेश्चन में पूरे कहीं पर भी हमें बोला गया था कि कोई रेशो चेंज हो रहा है पुराने पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका, नहीं, तो हम यही मान के चलेंगे कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो एंट्री कैसे जाएगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से जाएगी। अभी फिलहाल तो हम क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट्स। तो अब हमारा वर्किंग नोट में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, सबसे पहली चीज़ आती है हमारी सेल्स, हमें करंट ईयर की निकालनी है, सबसे पहले सेल्स करंट ईयर की, ठीक है ना। और करंट ईयर के बाद फिर क्या, उसके बाद उतने पीरियड की जब तक वो मरा है, जितने टाइम तक के लिए वो रहा था हमारे बिजनेस में तब तक के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें प्रीवियस ईयर की सेल्स दे रखी है 12 लाख, और हमें बोला गया था ट्रेंड बढ़ रहा है, 20% से हमारी सेल्स बढ़ रही है। 20% सेल्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि करंट ईयर की सेल्स कितनी होंगी, करंट ईयर की सेल्स होंगी सर 12 लाख प्लस में 20% ऑफ 12 लाख। तो हमारी सेल्स जो कैलकुलेशन के बाद आएगी, वो कैलकुलेशन के बाद कितनी आएगी, कैलकुलेशन के बाद आएगी 14,40,000, ठीक है सर। हाँ, फिर उसके बाद अब ये तो हो गई हमारे पूरे साल की, ये तो पूरे साल की हो गई है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उतने टाइम पीरियड की जब तक कि वो रहा है, ठीक है। तो सेल्स, तो जब तक वो रहा तब तक सेल्स कितनी थी हमारी, 3,60,000, करेक्ट है सर, यस। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला ऊपर था, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल इनटू में उस उतने टाइम पीरियड की सेल्स इनटू में उसका शेयर। हाँ, तो कैलकुलेशन हम करेंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे सर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ मैं। तो पिछले साल का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा था 3 लाख रुपए, तो पिछले साल का प्रॉफिट हमें दे रखा था 3 लाख रुपए, तो ये आ गया 3 लाख रुपए अपॉन में पिछले साल की सेल्स 12 लाख। तो सर अगर आप देखें, ये आ गई हमारी पिछले साल की सेल्स, ये आ गया हमारा, ओ सॉरी, ये हमारा आ गया पिछले साल का प्रॉफिट, ये आ गया हमारा पिछले साल की सेल्स, ये आ गई हमारी जब तक वो मरा उस टाइम तक की सेल्स, और ये आ गया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसको सबको कैलकुलेट करने के बाद हमें उसका मिल जाएगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है सर 45,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से एंट्री होनी है, वो मैं बता चुका हूँ क्यों, ठीक है ना। तो हमारी एंट्री कैसे होगी, अब एंट्री सुनिएगा, एंट्री होगी सर, तो एंट्री कैसे हुई सर, एंट्री हुई प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल अकाउंट 45,000, करेक्ट है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट, करेक्ट है, यस, बहुत सही। अब हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण, जो पूरी पूरी की पूरी वीडियो का पूरा सार जो निकल के आएगा, पूरा डेप्थ जो आपको समझ के आ जाएगा एक हाथ में, तो वो अब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का। तो अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड। हमें आप लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, हमें एसेट्स दे रखी हैं। इसमें से एक चीज़ हम देख लें कि मार्क कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बटने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। एक तो ये, एक जनरल रिजर्व और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, करेक्ट है। हाँ, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल के बारे में। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट पिछले 5 सालों के आपके प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है द डिसीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस ईयर। कब क्या बोला गया, प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस ईयर। फिर आगे बोला गया कि भाई एसेट्स हैव बीन रिवैल्यूड, एसेट्स की रिवैल्यूशन हुआ है,
और बिल रिसीवल ऐसे थे जो 600 रुपये के कि वो बेकार निकले। ठीक है जी। हाँ, अब ये वाला लास्ट पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। उससे पहले का काम क्या क्या है, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया। ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका। यहाँ पे आपके डेटर्स आ जाएंगे, स्टॉक आ जाएगा 5,000 की बिल्डिंग, 500 फर्नीचर, 1500 से प्लांट एंड मशीनरी, 600 से बिल्स रिसीवेबल। आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी आपको, मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट है, थोड़ा सा मुझे स्पीड में जाना पड़ेगा। ठीक है जी, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, हाँ या ना। यस सर। तो अब ये सारी की सारी चेंजेस, सारे के सारे सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारा रिवैल्यूएशन का बैलेंस। अब रिवैल्यूएशन का बैलेंस जो मिलेगा वो कितना आएगा, रिवैल्यूएशन का बैलेंस आएगा हमारा 2400 रुपये। यहाँ पे आएगा हमारा 2400 रुपये। अब 2400 को हम डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे अमंग एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के अमंग डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा, एक तो आएगा 1200, फिर आएगा 800 और फिर आएगा 400। ठीक है सर। हाँ, ये किस रेशो में हमने डिवाइड करा, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 3:2। तो हमें 3:2 के रेशो में ही हमने क्या करा है, इसको डिवाइड करा है। ठीक है सर। तो ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन का बैलेंस, करेक्ट है। हाँ, फिर इसके बाद बनेगा क्या आपका, आपका बनेगा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। हाँ सर। तो जेड मर रहा था भैया, जेड मर गया है, तो जेड का अकाउंट आया। अब मैं इनके, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लो होगा वीडियो, आप चाहें तो 1.5 पे कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्योंकि लिख लिख के आपके साथ करूंगा, अब मैं होप करूंगा, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ लिखकर प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है जी, चलिए फटाफट से हम बैलेंसेस लिखना शुरू करते हैं इनके। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, ओपनिंग बैलेंस इसका दे रखा है आपको 12,000 रुपये। फिर उसके बाद ये है, ये क्या है, ये उसकी गुडविल का है, गुडविल का। तो गुडविल के लिए पहले गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे फिर उसके बाद आएंगे। ठीक है। देन उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का शेयर, उसका शेयर, जनरल रिजर्व टोटल कितना था, टोटल था हमारे पास, टोटल था हमारे पास 6,000, ये भी था 6,000। अब दोनों दोनों 6,000 है और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है 6,000। तो उसका शेयर कितना है, 6,000 इंटू में 1/6, तो उसका तो बनता है 1,000। ठीक है सर। हाँ, तो चलो फटाफट से जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा सर। रिवैल्यूएशन में उसका उसका प्रॉफिट, उसको जो उसका शेयर बनता था, ये बनता है 400, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 400। रिवैल्यूएशन का गेन जो हुआ हमें, तो ये आ गया गेन रिवैल्यूएशन का। WCR में 1,000। अब प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, तो ये तो निकालने की बात है, ये तो हम निकालेंगे, अलग से कैलकुलेशन होगी। ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितना आएगा, 1,000। ठीक है जी। हाँ, अब सबसे पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन कर लें क्या, हाँ जी, गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। तो गुडविल का कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। हाँ, चलिए अब सुनिएगा, सबसे पहले तो हमें गुडविल के लिए क्या बोला गया था, 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें निकालनी है, और एनवाईपी हमें दे रखा था 3 ईयर्स का। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। हमें प्रॉफिट्स कितने कितने दे रखे थे, 24,000, 16,000, 20,000, 10,000, 500, 5,000। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमें क्या निकालनी है, गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में एनवाईपी। हाँ सर। अब इसके बाद एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 15,000। तो इस सब के बाद आप पाएंगे कि गुडविल हमारी कितनी आ रही है, एवरेज प्रॉफिट में दे रखा था, हमने निकाला 15,000, 3 ईयर्स हमें एनवाईपी हमें ऑलरेडी दे रखा था, तो हमारा कितना आ गया, 45,000। ठीक है सर। हाँ, फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे सर, इसके बाद हम करेंगे हमारा उसका शेयर निकालेंगे गुडविल का।
तो उसका शेयर सर आ गया 7500। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन। गेनिंग रेशियो अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, गेनिंग रेशियो आएगी सेम जो हमारी बची हुई है, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो वुड बी 3:2। ठीक है, हाँ। अब इस रेशियो में हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हाँ जी। तो अब ये हमारा क्या आ गया, इनका कंट्रीब्यूशन आ गया 4500 और 3000। ठीक है, हाँ। अब इसको हम क्या करेंगे, हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे, शो कर देंगे। तो सर एक्स के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से कितना आएगा 4500, और यहाँ पर इसके नाम से आएगा 3000। करेक्ट है सर, यस। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट की कैलकुलेशन कि उसका प्रॉफिट कितना बनता है हमारे टोटल में। ठीक है जी, हाँ। अब सुनिएगा, अब जेड का शेयर प्रॉफिट हमें निकालना है पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। अब पिछले साल का प्रॉफिट हमें दे रखा था, पिछले साल का प्रॉफिट हमें दे रखा था क्वेश्चन में 24,000। ठीक है, तो 24,000 आ जाएगा सर यहाँ पे, हाँ। अब उसके बाद वो कब मरा, वो डाई हुआ है, वो डाई हुआ है 4 महीने के, 4 महीने बिजनेस चलने के बाद। ठीक है ना, तो 4 महीने का कैलकुलेशन इंटू में उसका शेयर। अब उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/6। तो ये इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1333। करेक्ट है सर, हाँ। अब ये हमारा किस नाम से आएगा, ये हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक है सर, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो इस पूरे क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो हमारा कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा है 23,233। और यहाँ पर 1,000 था, तो 1,000 माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 22,233। तो ये हमारा क्या हो गया प्रिपेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे हो गया है प्रिपेयर। ठीक है जी, हाँ। अब इसके बाद हमें लास्ट जो एक लाइन लिखी हुई थी ना, वो क्वेश्चन में हमने जो छोड़ी थी, अब पढ़ लेते हैं उसे ज़रा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है a sum of 12,233 was paid immediately to Z's executor and the balance to be paid in two equal annual installments together with interest at the rate of 10%, on the amount outstanding। हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री शो करनी है एंड शो द एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट्स फाइनली सेटल्ड। तो पूरा का पूरा पैसा देने के बाद तक, देने तक का हमें पूरा का पूरा अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, हाँ। तो चलिए फटाफट से हम एग्जीक्यूटर अकाउंट की तरफ बढ़ चलते हैं अब। तो सबसे पहले हमारे पास अमाउंट आया कि हमें उसको कितना पैसा देना था, तो दैट इज 22,233। यस सर। अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमें क्या बोला गया कि उन्होंने इमीडिएटली थोड़ा सा पैसा पे कर दिया, दैट इज 12,333। ठीक है जी, 12,333 था कि कितना था, 233। ठीक है सर, हाँ। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बोला गया कि भाई आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना है। अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 22,233 में से माइनस करा अगर हमने 12,233, तो हमारे पास बचा 10,000। अब इस 10,000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट ड्यू करना है ना। अब सर ड्यू क्यों करना है, क्यों करना है, पे ही कर देते डायरेक्टली। तो सुनना, उन्होंने बोला एनुअल पेमेंट करनी है, एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है ना, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट बोले तो 1 अगस्त 2023 से अगले साल की जुलाई 31 तक। ठीक है ना, मतलब बेसिकली 1 अगस्त तक ही, तो पूरे 1 साल तक। तो पहले तो इस महीने, ये जो करंट ईयर है हमारा, इस करंट ईयर में हमारे कितने साल बचे हैं, अगस्त के बाद गिनो, अगस्त पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन टोटल कितने आ रहे हैं, ये इन टोटल हमारे पास आ रहे हैं 8, है ना। तो 8 ईयर्स जो ये 8 मंथ्स जो है, पहले तो इन 8 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर अगले साल में 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू, अगले साल में 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा। इस तरीके से 12 महीनों का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे। समझ आ रही है। तो इस साल में तो सिर्फ और सिर्फ ड्यू कितना होगा, 8 मंथ्स का, हाँ या ना, यस सर। तो इस साल में कैसे आएगा अमाउंट,
ठीक है सर। हाँ, तो इसका कैलकुलेशन पूरा करने के बाद हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 667, करेक्ट है, यस सर। अब इसका टोटल कितना आएगा, 22। अब 22,900 इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, इतना अमाउंट, ठीक है जी। अब इतना अमाउंट हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर बचेगा, 10,667। अब यही हमारा जो ये हमारा क्या बच गया, क्लोजिंग बैलेंस। अब इस क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या करेंगे, इस क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ पे शो करेंगे एज माय ओपनिंग बैलेंस, है ना। अब ओपनिंग बैलेंस के तौर पे इसको शो करा जाएगा 10,667। अब फिर से ड्यू होगा इंटरेस्ट। अब कितने महीनों का होगा, अभी मैंने बताया 4 महीनों का इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू। अब 4 महीनों का इंटरेस्ट ड्यू कर लीजिएंगे। तो 4 महीनों का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 333। अब हम पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री आएगी, और कितना अमाउंट आएगा, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला था। अब बैलेंस कितना बचा हुआ था, बैलेंस बचा हुआ था 10,000 का इन टोटल, है ना। बैलेंस बचा था 10,000 का इन टोटल। अब 10,000 के 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोले तो कितने बनेंगे, 5,000 की, हाँ है ना, 5,000 की। अब हम यहाँ पे पेमेंट जो करेंगे वो कितना करेंगे, 5,000 प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आएगा 5,000 और प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना कितना है, एक ये और एक ये, तो प्लस 667 और प्लस 3,333, करेक्ट है। हाँ, तो हमारा अमाउंट आएगा यहाँ पे 6,000, ठीक है सर। अब हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कितना बचेगा, अब बैलेंस से पहले क्या होगा, बैलेंस से पहले हमें इस, अब ये जो बचा हुए 8 महीने, इन 8 महीनों का भी तो इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा ना। अब इन बचे हुए 8 महीनों का इंटरेस्ट कितना होगा वो देख लेते हैं, ये कैसे आएगा। अब बचा कितना अमाउंट, अब बचा है 5,000, क्योंकि 5,000 10,000 में से, टोटल 10,000 में से 5,000 तो पे कर दिए, तो बचे हुए 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, हाँ या ना। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर, 3,333। तो हमारा टोटल अमाउंट क्या आएगा, 11,333। यही यहाँ पर आ जाएगा 11,333। 11,333 में से माइनस करेंगे 6,000 तो हमारा बचेगा 5,333, करेक्ट है, यस सर। अब यही हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 5,333। अब इस महीने, इस साल के 4 महीने, इस साल के 4 महीने के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होगा 5,000 इंटू 10% इंटू 4/12, तो अमाउंट विल बी 167। अब टोटल हमारा कितना आ रहा है, 5,500। अब क्योंकि कुछ नहीं बचा यहाँ पे, पूरा का पूरा फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा हमारा, तो पूरा का पूरा पैसा हम पे कर देंगे, दैट विल बी 5,500, ठीक है सर। तो ये होता है हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट भी पूरा, ठीक है सर। हाँ, अब उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई है, तो एक चीज़ और बोली थी, एग्जीक्यूटर अकाउंट। भाई मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है ना, लाइक तो कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपको कुछ नहीं जाने वाला, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट से वीडियो को। हम चलते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज़ की तरफ। तो ये आ गई हमारी जर्नल एंट्रीज़। तो फटाफट से मैंने देखो एंट्रीज कर रखी, मैंने ठीक है। आप हम मैं आपके साथ बस अमाउंट्स भरूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है ना जी, वरना बहुत लंबी वैसी वीडियो हो चुकी है, इतना तो सोचा भी नहीं था मैंने। अब देखेंगे जनरल इस बार टोटल कितना था, 6,000 का। तो ये 3:2:1 के रेशियो में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3,000, 2,000 एंड 1,000। फिर उसके बाद डब्ल्यू सी आर भी 6,000 था अगेन, तो ये भी कैसे जाएगा, 3,000, 2,000 एंड 1,000, करेक्ट है, यस सर। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगेन 6,000 का था ये भी, तो ये भी कितना जाएगा, 3,000, 2,000 एंड 1,000, करेक्ट है। देन इसके बाद XYZ की कैपिटल अकाउंट। अब इनके कैपिटल अकाउंट, ये कौन सी ये एंट्री है, ये है गुडविल वाली,
कौन सी वाली? गुडविल वाली। तो गुडविल वाली एंट्री याद है क्या? उसमें अमाउंट निकले थे हमारे, उसमें अमाउंट निकला था गुडविल का 7500। तो यहाँ पे एंट्री आएगी 7500 से, एक्स का अकाउंट कितने से? 4500 और इसका 3000। ठीक है सर। हाँ, देन रिवैल्यूएशन में कुछ कुछ चीज़ें आई थी, वो रिवैल्यूएशन की चीज़ें वो सारी की सारी फटाफट से लिख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन में एक तो चीज़ आई, रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें आई थी? रिवैल्यूएशन में आया था 1000, फिर इसके बाद ये था 500, इसके बाद ये था 1500 और ये था 600। ठीक है, अब इन सब का टोटल आ रहा है हमारा 3600। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड पे भी कुछ कुछ चीज़ें आई थी। ये आई थी 1000 और ये आया था 5000 और ये आ गया हमारा टोटल 6000। ठीक है। हाँ सर, अब एक एंट्री मैंने भी नहीं लिखी है शायद। हाँ, रिवैल्यूएशन का जो गेन था वो भी तो आएगा। अब वो रिवैल्यूएशन का गेन की वजह से एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन तो ये भाई इतना अमाउंट बनता है 2400, 1200, 800 और 400। ठीक है जी। और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था किसके किसके? और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि उसका जो प्रॉफिट निकला था वो प्रॉफिट निकाला था हमने। वो प्रॉफिट कितने कितने कितना अमाउंट था टोटल? 1333। तो वही अमाउंट आ जाएगा सिंपली 1333। फिर उसके बाद जेड्स कैपिटल जेड्स कैपिटल टू जेड्स एग्जीक्यूटर। अरे वो ट्रांसफर वाली एंट्री, सिंपल ट्रांसफर वाली एंट्री कितने की थी? कितने अमाउंट था उसमें? 222233। तो वही सेम 22233। फिर उसके बाद हमने उसको कुछ पेमेंट कर दी थी 12,233 रुपये की। तो 12,233 रुपये की हमने उसको पेमेंट कर दी थी भाई। फिर उसका इस साल क्योंकि हम इस साल की एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस साल में इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ था? 667 का। तो 667 का हमारा इंटरेस्ट और ड्यू हो गया है। बस दैट्स इट। ये हमारी पूरे का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है जी। तो ये पूरा पीडीएफ जो है, पूरा जो हमने सॉल्यूशन करा है, ये पूरे पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, वहाँ से आप पूरे के पूरे इन उस क्वेश्चंस को और नोट्स को मेरे डाउनलोड करके इजीली बेनिफिट उठा सकते हैं। करेक्ट है। तो थैंक यू फॉर द वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। ये वन शॉट आई होप आपके लिए कामयाब रहा हो और आपको अच्छा लगे। ठीक है, और आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है ये, तो ज़रूर से ज़रूर दूसरे लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर ये शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं। जय श्री राम।